हेलो फ्रेंड्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फ़नी वोकैब गुरु के अंदर। और आज हम केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग टॉपिक पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले हमको ये समझना होता है कि पीरियोडिक टेबल क्या है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि जितने भी हमारे डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं उनको हमने एक टेबल के अंदर सेट किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। हमें पता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। तो जब हम किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को उनके इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के अंदर सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अलग अलग बुक्स के अंदर ना अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाया हुआ है। उसके अंदर हमें एक पैटर्न दिया हुआ है जिसको फॉलो करके हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो काफ़ी यूनिक है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, काफ़ी इजी भी है। तो देखिए, जो आपको पता ही होगा कि हमारे कितने टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, 4 टाइप के। पहला टाइप होता है हमारा एस ऑर्बिटल, दूसरा होता है हमारा पी ऑर्बिटल, तीसरा होता है हमारा डी ऑर्बिटल एंड द लास्ट इज एफ ऑर्बिटल। अब देखिए, जो एस होता है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसके रिगार्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सबसे ऊपर टॉप पे लिख लेंगे 1s। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने 1s लिखा है ना उसके थोड़ा सा लेफ्ट में हम लिख देंगे 2s, उसके नीचे 3s, उसके नीचे 4s, 5s, 6s, 7s। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने टॉप पे लिखा 1s एंड सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, उसके लेफ्ट में लिखा 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7। अब हम क्या करते हैं, जो हमने टॉप पे 1s लिखा है उसके राइट में हम लिखते हैं 2p, उसके नीचे 3p, उसके नीचे 4p, 5p, 6p एंड 7p। अब देखिए, अब क्या करना है, आपको 3 स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब फोर्थ स्टेप अच्छे से समझना है। देखिए, फोर्थ स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने राइट में 2p, 3p लिखा है ना, 4p, 5p, तो देखिए 1s के राइट में जो 2p, 3p है, यानी कि 2 एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। उसके 2 एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद 4p के सामने क्या लिखना, देखिए 4 से पहले क्या आता है 3, तो 4p से पहले लिखेंगे 3d। 5p से पहले क्या आता है 4, तो 5p से पहले लिखेंगे 4d। ऐसे ही 5d और 6d। दोबारा रिपीट करती हूँ, फोर्थ स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि जो हमने 1s लिखा है टॉप पे और उसके लेफ्ट में 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s लिखा है, और राइट में जो 2p, 3p, 4p वाला पोर्शन है ना, उसमें से जो ऊपर से लेंगे हम 2 एलिमेंट, 2 जो हम लेंगे, मतलब 2 हम ऑर्बिटल लेंगे p के, 2p और 3p, इनको छोड़ देंगे। नीचे वाला क्या है 4p, 4p से पहले क्या आता है 3d, तो 4p से पहले लिख देंगे 3d, 4d, 5d एंड 6d। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट स्टेप। देखिए, पहले हमने क्या किया, पहले हमने 2p के 2 पोर्शन छोड़े, यानी कि 2p और 3p को हमने स्किप कर दिया और डायरेक्ट 4p से पहले क्या आता है 3d हमने वो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट स्टेप के लिए हम 2 ऑप्शन छोड़ देंगे, यानी कि 4p और 5p को हम कर देंगे स्किप। यानी कि अब देखिए 6p से पहले 5d आ गया, अब 5 से पहले क्या आता है 4, तो 5d से पहले लिख देंगे 4f और 6d से लिख देंगे 5f। और इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है वो तैयार हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि एस के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं हमारे 2। अब देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि एस के अंदर हमारा 1 होता है और एक ऑर्बिटल के अंदर ना 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उसकी भी एक कंडीशन है कि जो भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमारे अपोजिट स्पिन के होंगे। ठीक है। उसके बाद पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे 6। डी के अंदर हमारे 5 होते हैं, तो उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और एफ के अंदर हमारे 7 होते हैं, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ सकते हैं हमारे 14।
अब देखिए जैसे हमने ऊपर जो हमारा पैटर्न तैयार किया था ना, तो हम जो हमने ऊपर पैटर्न तैयार किया है उसी पैटर्न को हम लिख देंगे। देखिए हमने ऊपर 1s लिखा, तो हमें पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, पी में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, डी में कितने आ सकते हैं हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और एफ के अंदर कितने हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 14। तो जो हमने ऊपर एक पैटर्न तैयार किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसके अंदर हम फिलअप कर देंगे कि एस के अंदर हमारे 2 आते हैं, पी के अंदर हमारे आते हैं 6, डी के अंदर हमारे आते हैं 10 एंड एफ के अंदर हमारे आते हैं 14। अब देखिए जो हमने ये पैटर्न पढ़ा है आज, जो हमने 5 स्टेप्स के अंदर इसको समझा है, देखिए आपको फर्स्टली तो लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा प्रोसेस समथिंग ना, लेकिन बिल्कुल भी लंबा नहीं है ये प्रोसेस। ये मैंने आपको समझाने के लिए 5 स्टेप्स लिखे हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ना ऐसे ही लर्न हो जाएगा ये, ठीक है। ओरली भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे आसानी से। अब देखिए जो हमारा एसएससी CHSL एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2016 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था कि क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारा 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए उसकी क्या होती है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने हमारा जो पैटर्न है हम उसको लिख लेंगे। अब देखिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने 24। शुरू से स्टार्ट हो जाओ, मतलब पहले क्या आता है 1s2, तो हम नीचे लिख लेंगे 1s2, फिर क्या आता है 2s2, फिर आता है 2p6। अब काउंट करके देखिए 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिए, कितने बच गए 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। उसके बाद हम लिखेंगे 3s2, 3p6, 4s2, यानी कि और कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने 10 और, यानी कि हमने 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब देखिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 4, तो डी के अंदर 10 आते हैं, लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन ही 4 है, तो डी के अंदर हमारे कितने आ जाएंगे 4, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की वो क्या बन जाएगी हमारी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। अब हम समझते हैं पीरियोडिक टेबल को। देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा ग्रुप होता है और पीरियड। देखिए ग्रुप क्या होता है, जो हमारी टॉप टू बॉटम, क्या हमारी टॉप टू बॉटम जो 18 रो वो बनी हुई है ना, टॉप टू बॉटम दिख रहा होगा आपको, तो टॉप टू बॉटम जो होती है ना हमारी, वो होती है हमारे ग्रुप्स। तो कितने होते हैं हमारे 18 इन नंबर होते हैं। उसके बाद पीरियड होते हैं हमारे लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं ना सीरीज, उसको हम बोलते हैं पीरियड, और ये हमारे आते हैं 7 इन नंबर, यानी कि ग्रुप हमारे हो गए टोटल 18 और जो हमारे पीरियड हैं वो हो गए हमारे 7। उसके बाद होता है ब्लॉक। देखिए ब्लॉक होते हैं हमारे 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखिए जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को इकट्ठा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा एस ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर हमारा ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 का जो पोर्शन है वो हमारा डी ब्लॉक के अंदर आएगा, सॉरी डी ब्लॉक के अंदर। अब पी ब्लॉक के अंदर क्या आता है, जो ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 का जो पोर्शन है, यानी कि बोरोन से हम नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन वो वाला ग्रुप पढ़ते हैं ना, उस तक का जो पोर्शन है वो होता है हमारा पी ब्लॉक। उसके बाद देखिए डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वैसे मेटल्स ही होते हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको मेटल्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड एफ ब्लॉक को हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को हम बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने तो बता दिया कि जो ग्रुप नंबर 1 है और 2 है उसको एस ब्लॉक बोलते हैं, ग्रुप नंबर 3 टू 12 है इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, एंड ग्रुप नंबर 13 टू 18 है उसको पी ब्लॉक बोलते हैं। लेकिन ये तो बताया ही नहीं एफ ब्लॉक कौन सा ग्रुप का होता है। देखिए एफ ब्लॉक कोई हमारा अलग से स्पेसिफिक नहीं है। आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो जो डी ब्लॉक के अंदर होता है ना हमारा, डी ब्लॉक के अंदर उसी का कुछ पोर्शन होता है, उसी को उठा के नीचे हमारा एक्सप्लेन किया होता है, वही होता है हमारा लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, जिसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए अब ये सवाल उठता है कि जी ब्लॉक कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। अगर हम देख लेंगे पीरियोडिक टेबल में तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी ये इसका ब्लॉक का है। लेकिन अगर हम रैंडमली हमें कोई ये बोल दे कि ये लीजिए एक हम आपके पास एलिमेंट है और आप बताइए कि आप क्या है इसका ब्लॉक, तो देखिए ब्लॉक को पता लगाना सबसे आसान है। कैसे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया सोडियम का Na, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो क्या बनेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2,
2p6, 10 हो गए कंप्लीट, लेकिन हमें तो 11 करने हैं, तो 3s1। अब देखिए जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आया है, हमारा s के अंदर। अब देखिए अब आता है कॉन्सेप्ट। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल के अंदर आएगा उसी को बोलेंगे ब्लॉक। जैसे कि इसके अंदर जो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर आया है, एस के अंदर, तो यानी कि जो सोडियम है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे ही अगर सेम हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, क्रोमियम की, तो क्रोमियम के अंदर क्या आया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यानी कि क्रोमियम के अंदर जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आया था। अब जो डी में आया था तो डी की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक का है क्रोमियम। ठीक है, तो ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में जाएगा उसी को बोलेंगे उसका ब्लॉक। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, जिसको मेटालिक नेचर यानी कि धात्विक गुण, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यानी कि विद्युत धनात्मकता। देखिए क्या होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर यानी कि मेटालिक नेचर। अब देखिए मेटालिक नेचर क्या होता है, जब भी हमारे कोई भी एलिमेंट्स अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे तो आता है मेटालिक नेचर। दोबारा रिपीट करती हूँ, जब भी हमारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेंगे तो हमारा आएगा मेटालिक नेचर, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे तो हमारा आएगा नॉन मेटालिक नेचर। अब देखिए क्या होता है, हम एक ग्रुप के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने ग्रुप उठाया सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आगे भी चलेंगे ये, वैसे यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 ही एलिमेंट लिए जो स्टार्टिंग के, कौन कौन से, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखिए लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली शेल में आ गए और बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो आखिरी की शेल में आ गया, है ना। अब देखिए वो बाद में बताऊंगी मैं आपको, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी सेल में 8, एंड जो आखिरी की शेल है उसके अंदर आएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। और देखिए इसी के साथ आपको कुछ पता चल रहा है कि लिथियम के अंदर भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया, सोडियम के अंदर भी, ऐसे ही पोटेशियम के अंदर होगा। पोटेशियम के अंदर क्या होगा, पहली शेल में 2, दूसरी में 8, उससे अगली में 8 और लास्ट में 1। यानी कि जब भी हम किसी भी ग्रुप की बात करेंगे तो पूरे ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं हमारे, सेम। दोबारा रिपीट करती हूँ, पूरे ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं हमारे, सेम। अब देखिए जो लिथियम के अंदर देखिए जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है और इसका जो नाभिक है यानी कि जो न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस क्या है, छोटा है। सोडियम में डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, बढ़ गया, और पोटेशियम में डिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि अब देखिए डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की पकड़ कमजोर हो जाएगी। अगर पकड़ ही कमजोर हो जाएगी तो उसको वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या हो जाएगा, इजी। अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, मेटालिक नेचर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर दे, यानी कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है, नई शेल्स ऐड होती हैं, जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो इंक्रीज, एज ए रिजल्ट द मेटालिक नेचर आर ऑल्सो इंक्रीज। यानी कि हम इसको एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन हमारी अगर ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम है, और अगर हमारी अट्रैक्शन ही कम है इसका मतलब हमारा डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। अब देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके अंदर जो मेटालिक नेचर है किसके अंदर ज़्यादा होगा, तो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है, यानी कि जिसके अंदर जितना डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का, उतना ही मेटालिक नेचर ज़्यादा होगा। यानी कि पोटेशियम में सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम में, और सबसे लास्ट में हमारा लिथियम में। ठीक है, और ये हमने आपको बता ही दिया कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, किसमें, ग्रुप में होते हैं। और ये हमसे पूछा गया था SSC CGL एग्ज़ाम 2017 के अंदर, उसमें से ये पूछा गया था कि किस चीज़ के अंदर होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे सेम रहते हैं। ऑप्शंस दिए गए थे, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप,
नन ऑफ दीज, तो हमें क्या टिक करना था, ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर हमारा क्या होता है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब देखिए एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया कि आयरन का सिंबल बताओ। तो देखिए सिंबल्स की कोई ट्रिक नहीं होती, सिंबल्स का देखो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ सिंबल्स कैसे हमारे लिखे गए हैं। देखिए जो मोस्टली सिंबल्स होते हैं ना, वो जो भी एलिमेंट का नेम है उसके स्टार्टिंग के 2 अक्षर होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन तो हम सिंपल ओ लिख देते हैं, है ना। उसके बाद जैसे कि नाइट्रोजन हम एन लिखते हैं, फ्लोरीन हम एफ लिखते हैं, क्लोरीन हम सी एल लिखते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका जो नेम है वो उनके एलिमेंट नेम से मैच नहीं होता। देखिए जैसे हम लिखते तो हैं हम सोडियम लिखते हैं ना, एलिमेंट नेम सोडियम है लेकिन सिंबल क्या आता है उसका Na। लिखते हम आयरन है लेकिन सिंबल क्या आता है हमारा Fe। तो देखिए सिंबल्स की प्रैक्टिस होगी, आप पीरियोडिक टेबल को बार बार देखिए, उसको लर्न कीजिए, उसके एलिमेंट्स को देखिए कि किसका सिंबल क्या है, ठीक है। अब जो आयरन का हमारा सिंबल था वो है हमारा Fe। उसके बाद ये पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर ही कि आरएन यानी कि आरएन सिंबल है ना, और ये पूछ रहा कि किसका रासायनिक चिन्ह है, यानी किसका सिंबल है ये हमारा, तो ये हमारा होता है रेडोन का। उसके बाद एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर हमसे पूछा गया कि जो आवर्त नियम है, आवर्त नियम यानी कि जो हमारा पीरियोडिक लॉ है ये किसने दिया था। तो जो हमारा पीरियोडिक लॉ है वो हमारा दिया था तो जो हमारा आवर्त नियम है यानी कि जो हमारा पीरियोडिक लॉ है वो दिया था मेंडलीव ने, और इनका जो पूरा नाम है वो है दिमित्री मेंडलीव, और ये हमसे एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया था। अब देखिए मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर जो अदर हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है तो वो क्या होती है, किसका पीरियोडिक होती है, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके अकॉर्डिंग चलती है, रेगुलेट होती है। तो उन्होंने बताया था कि किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए जो पहले की जो हमारी बनी थी ना पीरियोडिक टेबल, तो उसके अंदर है ना मास को लिया गया था कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास होता है। लेकिन जब हमारा आवर्त नियम पीरियोडिक लाया तो इसके अंदर हमको बताया गया कि जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नोबल गैसेज क्या होती हैं। नोबल गैसेज होती है हमारी अक्रिय गैसें, यानी कि जो किसी से क्रिया नहीं करती, यानी कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब देखिए कोई तो रीज़न होगा कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन होती है वो क्यों होती है, ताकि जो भी हमारा एलिमेंट बना, कंपाउंड बना, मॉलिक्यूल बना, वो स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाएंगे तो उनके ऑक्टेट और डुप्लेट पूरे होंगे, यानी कि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम अष्टक भी बोलते हैं। लेकिन हीलियम जैसे कि हमारे जो नोबल गैसेज होती है, जैसे कि हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके तो ऑक्टेट और डुप्लेट पहले ही कंप्लीट है। देखिए हीलियम के अंदर आखिरी शेल में 2, नियोन के अंदर आखिरी शेल में 8, आर्गन के अंदर आखिरी शेल में 8, इनके तो पहले ही कंप्लीट है ऑक्टेट एंड डुप्लेट। तो क्यों ये किसी के साथ रिएक्शंस करेंगे, इसलिए जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं वो हमारी ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती, ना ही इलेक्ट्रॉन का गेन करती, और क्या रहती हैं, अक्रिय, यानी कि किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, क्रिया नहीं करती। उसके बाद देखिए अब देखिए जब भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जैसे कि हमारा सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उस दौरान जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए हमसे पूछा गया एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2016 के अंदर कि जो नोबल गैसेज होती हैं, यानी कि जो हमारी अक्रिय गैस होती हैं, आयनन विभव, देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल को ही आयनन विभव बोला गया है। तो क्या होता है, अब देखिए आप सिंपल सी बात है, जो हमारी नोबल गैसेज है वो पहले से स्टेबल है, और मैंने आपको पीछे बताया कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगी ना गेन करेंगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस ही नहीं करेंगी तो उनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होगा, हाई होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, निम्न में से किसका आयनन विभव, यानी कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया कि इनमें से किसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि सीजियम, सॉरी बी के अंदर है ना सीजियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीजियम। अब देखिए सीजियम के अंदर क्या होता होगा ऐसा,
है ना, कि क्या है इसके अंदर ऐसा कि कम है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है कि क्या इसके अंदर इसकी पोजीशन वगैरह। देखिए जैसे कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सीजियम का वो 55 होता है। अब 55 होता है, अब ये बिल्कुल लास्ट में आता है, बॉटम में देखिए हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सीजियम सबसे लास्ट में आता है और इसका एटॉमिक नंबर है 55। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ज़्यादा होता है ना। अब देखिए अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब अट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल कम है। अगर अट्रैक्शन ही कम है तो न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन्स को टोटली बाइंड करके नहीं रखेगा, उनको लूजली बाउंड करके रखेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ही लूजली बाउंड होंगे तो उनको निकालना यानी कि उनका लॉस करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यानी कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो सीजियम के अंदर हमारा क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए इनके अंदर सबसे कम नहीं होता, जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे कम होता है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। यानी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने पर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का गेन होने पर। देखिए जैसे कि मैंने अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक पीरियड के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हमने लिखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और नियोन का एटॉमिक नंबर 10। बोरोन के अंदर 5 यानी कि आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंदर आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंदर आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के अंदर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और नियोन के अंदर कंप्लीट होता है ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमने क्या देखा, जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं यानी कि जब भी हम किसी ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, लेकिन क्या होता है ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ सेल्स, न्यू सेल्स ऐड होती हैं। लेकिन जो हमारा पीरियड है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर उसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ, किसी भी ग्रुप के अंदर तो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, न्यू सेल्स ऐड होते हैं, लेकिन एक पीरियड के अंदर उसी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होना यानी कि नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होना, और हमारे न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो क्या होता है, जब भी हम किसी भी पीरियड के अंदर बात करते हैं तो उसके अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जाती है, यानी कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल इजी। यानी कि जिसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो उतने ही अच्छे से हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, और उतना ही ज़्यादा उनके अंदर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर यानी कि नॉन मेटालिक नेचर। अब देखिए जैसे कि एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2016 के अंदर पूछा गया, उसके अंदर हमें ना फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिए गए और ये बोला कि इनका करेक्ट ऑर्डर बताओ अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। अब देखिए फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है हमें पता है, और ऑक्सीजन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, और नाइट्रोजन करता है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। ठीक है, अब देखिए जो होता है, अब इसके अंदर हमें क्या बताना था कि किसके अंदर कितना होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग कौन कितना होता है, या फिर हम ये बोलेंगे किसके अंदर कितनी ज़्यादा क्या होती है। अब देखिए फ्लोरीन के अंदर है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसको खुद का ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी कि खुद के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए फ्लोरीन क्या करता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करना ईजी होता है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करना है और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना है, इसीलिए जो इसका करेक्ट ऑर्डर है वो होगा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। अब देखिए हमको बताएंगे कि जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल है जैसे भी आपके पास होगी तो उसके अंदर कुछ की हम आपको बताएंगे कि कैसे किस में क्या होता है। देखिए जो आपको दिख रहा होगा
Mn, ये होता है सिंबल यानी कि प्रतीक। इसके नीचे है इसका कंप्लीट नेम यानी कि मैग्नीज, इसका पूरा नाम है। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 3d5 and 4s2, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे टॉप पे 25 लिखा हुआ है, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। और राइट हैंड साइड में लिखा गया है 54.938 यानी कि एटॉमिक मास, और ये होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। आई होप आपको हमारी वीडियोस, हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। एंड जो भी आपको डाउट आया हो या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगा कि आपको ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। थैंक यू।